ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन 1952 और राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, परमानेंट बॉडी है। जैसे लोकसभा के केस में क्या होता है, नॉर्मली हर 5 साल के बाद लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई इन 1952 और तब से लेके अब तक राज्यसभा कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में है। लेकिन हाँ, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर। हर 2 साल के एंड में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे तो सीट्स खाली होंगी और इन सीट्स को फिल किया जाता है एवरी 3rd ईयर के बिगिनिंग में। या तो फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, जो भी सीट खाली होगी उसके अकॉर्डिंग या तो फ्रेश इलेक्शन होगा या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स रिटायर और तीसरे साल के शुरुआत में इन सीट्स को फिल कर दिया जाता है। ये जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। रिटायरिंग मेंबर्स जो भी हैं वो चाहें तो राज्यसभा का इलेक्शन दोबारा लड़ें और जितनी बार लड़ेंगे जीतेंगे उतनी बार राज्यसभा के मेंबर रह सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट अगर चाहें तो किसी भी मेंबर को रीनॉमिनेट करते रहें और राज्यसभा का मेंबर बनाए रखें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होगा इसको फिक्स नहीं किया, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया और पार्लियामेंट लेकर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के टर्म को फिक्स किया गया और टर्म किया गया 6 साल। तो एक चीज़ तो ये कि टर्म कितना है, 6 साल है और फिक्स किसके थ्रू किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं किया गया है, ये ध्यान रखो। बेसिक चीज़ है, सबसे पहली बार राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन 1952, परमानेंट बॉडी है। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर और ये जो सीट्स खाली होंगी इनको फिल किया जाता है एवरी 3rd ईयर के बिगिनिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म को फिक्स नहीं किया, पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और इसके थ्रू टर्म को फिक्स किया गया कितना, 6 साल। एक और बड़ी यूनिक चीज़ थी, सबसे पहली बार राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1952 में और बोला गया कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, मतलब 1954 में 1/3 मेंबर्स को रिटायर होना था। अब ये डिसाइड कैसे करें कि किन मेंबर्स को रिटायर किया जाए, तो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि आप बताओगे कि किन मेंबर्स को राज्यसभा से रिटायर किया जाएगा 2 साल के बाद इनिशियली। तो प्रेसिडेंट लेकर आए लॉटरी सिस्टम और लॉटरी सिस्टम के थ्रू मेंबर्स को रिटायर किया गया। बेसिक कि चिट सिस्टम टाइप का, कि चिट डाल दी नाम की, जिसका नाम निकला है उसको रिटायर कर दिया। दूसरा, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दे दी टू गवर्न ऑर्डर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से रिटायर किया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर कौन इश्यू करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ये बात हुई ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की बेसिक चीज़ें। फिर बात आती है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, और ये अपने को पता है कि नॉर्मली लोकसभा का टर्म होता है 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस के बाद जिस डेट को पहली बार लोकसभा मिलती है उस डेट से लेकर अगले 5 साल तक नॉर्मली लोकसभा एग्जिस्टेंस में रहती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो लोकसभा का टेन्योर पूरा होने से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी नहीं करते हैं। होता क्या है कि या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करें और बोलें कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार के खिलाफ आ जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया जाए और सरकार को गिरा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे और बुलाई जाएंगे फ्रेश इलेक्शंस। ये बेसिक बातचीत। इसके अलावा अपन ने नेशनल इमरजेंसी भी पढ़ी हुई है और नेशनल इमरजेंसी के दौरान टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के बियॉन्ड लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और ये बात हुई ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा और ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा के बारे में। इसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशंस की, कि किसी को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस की बात की। क्या कहा कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। एक ओथ लेनी पड़ती है, और ओथ कौन दिलाता है, द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ओथ लेनी पड़ेगी और ओथ दिलाएगा ऐसा इंसान जिसको इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है। और ओथ क्या है, टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति पूरा भरोसा। और दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। 2 कंडीशंस, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा ओथ लेनी पड़ती है और ओथ कौन दिलाता है, पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तीसरा, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 30 साल, और अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कम से कम होनी चाहिए 25 साल।
एज राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लाइन और लिखी, ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अगर कोई और क्वालिफिकेशंस बता दे तो वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया क्वालिफिकेशंस के नाम पे, कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा ओथ लेनी पड़ेगी, और ओथ कौन दिलाएगा, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा के लिए एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 साल, और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। और चौथा ये कह दिया कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना के बता दे कि ये क्वालिफिकेशंस और चाहिए तो वो भी चाहिए। और पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट लेकर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने 2 और कंडीशंस लगा दी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको बनना है तो एक तो ही और शी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एज अ इलेक्टोर रजिस्टर्ड होने ही चाहिए अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो। और ये अपने को पता है कि लोकसभा का इलेक्शन आप जहां से चाहो वहां से लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो। लेकिन राज्यसभा के केस में 2003 से पहले तक आप जिस स्टेट में एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो उसी स्टेट के राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए आप खड़े हो सकते हो, किसी दूसरे स्टेट के राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए आप खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन 2003 के बाद इस प्रोविजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और आज सिचुएशन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इलेक्शन आप जहां से चाहो वहां से लड़ सकते हो। और ये हुई एक क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। और दूसरा ये कहा गया कि आप अगर किसी स्टेट में या किसी यूटी में एससी या एसटी के मेंबर हैं तो ही आप एससी और एसटी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उन पर चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं लड़ सकते हो। और ये तो अपने को पता ही है कि एससी एसटी अगर चाहें तो नॉन रिजर्व सीट्स पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये हुई क्वालिफिकेशंस की बात। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई 4 क्वालिफिकेशन, क्या बताई कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा ओथ लेनी पड़ेगी, और ओथ कौन दिलाएगा, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, तीसरा राज्यसभा के लिए मिनिमम एज बोली गई 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ने चौथी चीज़ बोल दी कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना के बताएगा कि भाई साहब ये क्वालिफिकेशंस और चाहिए तो वो भी चाहिएंगी। और पार्लियामेंट ने कानून बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और उसके थ्रू 2 और क्वालिफिकेशंस बता दी। इसके बाद बात आती है डिस्क्वालिफिकेशंस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ग्राउंड्स बताए, जैसे होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई मेंबर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाता, या कोई भी ऐसा ऑफिस जैसे पार्लियामेंट ने एग्जाम किया हुआ है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी ऑफिस का हिस्सा हो तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। किसी मेंबर को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने कह दिया कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई ऐसा मेंबर जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब कर्जा है बहुत ज़्यादा और कर्जा चुकाने की स्थिति नहीं है, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकता। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो मेंबर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और हैज़ वॉलेंटियरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप अपनी इच्छा से अक्वायर कर ली है तो भी मेंबर नहीं रह सकते हो। या फिर इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट के प्रति अपनी एलिजेंस दे दी है तो भी मेंबर की तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा कि सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बताएगा तो वो भी लागू होंगी और उनके ग्राउंड्स पे भी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफिकेशंस बताई नहीं, पार्लियामेंट लेकर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और इसके थ्रू कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई, जैसे मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान किसी इलेक्शन ऑफेंस या किसी करप्ट प्रैक्टिस के लिए उसको गिल्टी नहीं ठहराया गया हो। दूसरा, मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, ऐसा कोई भी क्राइम जिसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा साल की सजा हो गई है तो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम लिमिट, अगर इलेक्शन में जो खर्चा हुआ उसकी जानकारी विद इन टाइम लिमिट दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज एमपी के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली करप्ट मीन्स के थ्रू कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
मस्ट नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर्स। ऐसी कोई भी कॉर्पोरेशन जिसमें गवर्नमेंट के कम से कम 25% शेयर हैं, उसका डायरेक्टर नहीं हो सकते हो, उसके मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकते हो, उसके किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं हो सकते हो। इसके अलावा मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू स्टेट। देश के प्रति डिसलॉयल्टी या करप्शन के लिए किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से अगर आपको डिसमिस किया गया है तो एमपी के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर एन ऑफेंस ऑफ ब्राइवरी। घूस लेने के ऑफेंस के लिए या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रमोट करने के लिए अगर आपको कन्विक्ट किया गया है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती। अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती जैसे सोशल क्राइम्स के लिए अगर आपको पनिश किया गया है तो भी एमपी के तौर पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन को लेके कोई भी सवाल आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे और प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पर डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। और ये दोनों चीज़ें याद रखो। डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल है। प्रेसिडेंट ओपिनियन तो लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। और ये बात हुई डिस्क्वालिफिकेशंस की। इसके बाद बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सबसे पहली बात तो ये कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में, और इसके थ्रू 10th शेड्यूल में बात की गई एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल कानून के बारे में। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत में अलग से चैप्टर है, आज बेसिक देख लेते हैं। 10th शेड्यूल में बात की गई और बताया गया कि डिफेक्शन के किन ग्राउंड्स पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला तो ये कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे मेंबर इलेक्ट होके आया उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दिया तो डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन दी हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ने जो डायरेक्शन दी उसके अगेंस्ट में जाके आपने वोट डाल दिया। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि इस चीज़ पे फेवर में वोट करना, आपने अगेंस्ट में कर दिया। या पार्टी ने बोला था कि अगेंस्ट में वोट करना, आपने फेवर में कर दिया। या पार्टी ने बोला था कि वोट डालना नहीं, आप डाल के आ गए। मतलब जो डायरेक्शन पॉलिटिकल पार्टी ने दी थी उसके अगेंस्ट में जाके आप कुछ करके आ गए तो भी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसको डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी उसको डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये दो ध्यान रखना कि कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है किसी भी टाइम पे तो डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाइड, और कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसको डिसाइड कौन करेगा? राज्यसभा में करेंगे चेयरमैन और लोकसभा में करेंगे स्पीकर। ये ध्यान रखा जाए कि इन जनरल जब बात हो रही है कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है तो डिसाइड कौन कर रहा है? राज्यसभा में चेयरमैन, और लोकसभा में कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहे हैं। एक केस आया कीहोतो होलोहन केस 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो चेयरमैन या स्पीकर 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेते हैं इसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। और ये हुई आज की बातचीत। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।